तो अब हमको करना है नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में है हमारा क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। तो अब हमको इसको करना है, स्टार्ट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है वायु का संगठन और संरचना। तो वायुमंडल का संगठन मतलब कि समझ रहे हैं, वायुमंडल होगा पूरा, जिसमें हम वायुमंडल के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि उसकी सारी जो लेयर्स होती हैं, कितना परसेंट क्या है उसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बारे में। स्ट्रक्चर में जो ये सारी परतें हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकेंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना असंभव, मतलब संभव नहीं है, असंभव है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है, मतलब पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। और इसमें मनुष्यों और जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो वायु है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और इसका कुल द्रव्यमान 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ए देखो, ए यूपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका जो द्रव्यमान है उसका क्या है, 99% जो पृथ्वी की सतह से लेके जो होता है 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। और जो वायु रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, और रंगहीन, गंधहीन और पवन की तरह बहती है, और तभी हम इसको महसूस कर सकते हैं। अब है वायु का संगठन है वायुमंडलीय गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना हुआ है। ये क्या, वायुमंडलीय गैसों, जलवाष्प, धूल कणों से बना हुआ है। और इसमें है कि हम हवा की उपस्थिति उन गैसों का विकर्ण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं, जो कि किसमें, वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती हैं। और वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कितने पे, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मतलब जीरो के आसपास। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो अब जैसे गैस है, तो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्या है, महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उस सौर विकिरण, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है उसके लिए क्या होता है, पारदर्शी, लेकिन जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसके लिए क्या होता है, अपारदर्शी होता है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है। ये क्या करती है, एक अंश को सोख लेती है तथा इसमें से कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, कुछ भाग को। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। क्या है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैस के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन क्या होता है, स्थिर होता है। दूसरी गैसों का आयतन क्या होता है, स्थिर होता है। जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में क्या हुई है, लगातार वृद्धि हो रही है। हमने इसमें हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। और इसमें क्या, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड ने इसके क्या हो गया है कि इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन जो है वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। वायुमंडल का क्या है, सेकंड महत्वपूर्ण घटक है।
और जो पृथ्वी की सतह से कितने दूर पाई जाती है? 10 से 50 किलोमीटर दूर, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह काम करता है या कार्य करता है और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। अब हमको ये टेबल याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है। तो इस टेबल को हमें क्या करना है? याद करना है। तो याद करने के लिए सबसे ज़्यादा जो क्या है? नाइट्रोजन गैस है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है। फिर क्या है? ऑक्सीजन है। और फिर क्या है? ऑर्गन। तो 78.8% क्या है? हमारी नाइट्रोजन है। फिर ऑक्सीजन क्या है? 21% के आसपास। ऑर्गन है थर्ड नंबर पे जो कि 0.93 है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। एटलीस्ट ये 4 गैसें तो हमें पता होनी चाहिए कि ये इतनी इतनी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और ऑर्गन 0.93, ऑक्सीजन 21% के आसपास और 78.8 के आसपास है नाइट्रोजन। और ये नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है। ये सब और कुछ कुछ मात्रा में पाई जाती हैं। तो अब नेक्स्ट है जलवाष्प। जलवाष्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे तो रट्टा मार लो बस, मतलब समझ लो एक बार पहले। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जलवाष्प। अब जलवाष्प का क्या है कि जलवाष्प जो है वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। जलवाष्प क्या होती है? ऊंचाई के साथ घटती है। गर्म और तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में हवा के ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना होता है? आयतन का 4% होता है। और जबकि ध्रुवों और ठंडे रेगिस्तानों में कितना होता है? 1% के आसपास होता है। भाग से भी कम होती है। और जो है विषुवत वृत्त से, अब भाई जब है ना, तो अब देखो इक्वेटर हुआ, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है तो अब ध्रुवों पे कम है। तो ये विषुवत मतलब इक्वेटर से पोल्स की ओर जब बढ़ेंगे तो क्या होगी? जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो क्या होगी? कम होगी। तो ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जलवाष्प की मात्रा कम होगी, ये लिखा हुआ है। और यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। कुछ भाग को, पूरे भाग को नहीं, कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले जो ताप को संग्रहित करती है। जो पृथ्वी से निकलने वाला ताप होता है क्या करती है? उसको भी संग्रहित करती है। उसको ये संग्रहित करने, पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है। कंबल की तरह मतलब कि वो ठंडियों में गर्म हमें रखता है तथा पृथ्वी को ना तो अधिक गर्म होने देता है ना ही अधिक ठंडा होने देता है। और जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। केवल स्थिर होने में योगदान नहीं देती है, अस्थिर होने में भी योगदान देती है जलवाष्प वायु को। ठीक है, तो ये भी एक भयंकर इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना है। तो अब है धूलकण, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब धूलकणों का क्या सीन है भाई? धूलकणों का तो बहुत बड़ा सीन होता है। देखो जो धूलकण होते हैं ना, वे वायुमंडल में जो छोटे छोटे जो ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। वायुमंडल में जो होते हैं छोटे छोटे ठोस कण होते हैं वही धूलकण हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक से, महीन मिट्टी से, धुएं की कालिमा से, और ये राख से, पराग से, धूल से तथा उल्काओं से, टूटे हुए कण से निकलते हैं। और धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। और ये धूलकण क्या होते हैं? वायुमंडल के कौन से भाग में? निचले भाग में मौजूद होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? निचले भाग में मौजूद। और फिर भी क्या करते हैं? फिर भी ये संवहन होता है इनका। तो ये संवहनीय वायु प्रभाव से काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, मतलब जाते ही नहीं हैं, कभी कभी पहुंच सकते हैं। तो धूलकणों का सबसे अधिक जमाव कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जमाव होता है उपोष्ण क्षेत्रों में तथा शीतोष्ण प्रदेशों में और सूखी हवा के कारण होता है। कहाँ पे होता है सबसे जगह? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होता है धूलकणों का सबसे अधिक जमाव, शीतोष्ण प्रदेशों में। ये बात अपन को क्या रखनी है याद। जो विषुवत
और पोल्स की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, उपोष्ण और शीतोष्ण में होगा तो ट्रॉपिकल और ये पोल्स पे कम होंगे, पोल्स पे कम है की तुलना में वहाँ पे मतलब तो इन पे कम है, और यहाँ पे उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में कहाँ है, अधिक मात्रा में। तो फिर धूल और नमक के जो कण होते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं। मतलब आर्द्रताग्राही का मतलब होता है एक हाइपो सेंटर की तरह काम करते हैं, और एक तरह काम करते हैं जिससे क्या होता है, चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है और फिर क्या होती है, बारिश होती है। तो एक ये बात है इसकी, ठीक है। अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट क्या है, वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल की संरचना पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखो डायग्राम का क्या है। अब डायग्राम का सीन हम समझने के लिए इसको थोड़ा इस तरह से करें। यहाँ पे हम थोड़ी सी एक पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमारी अर्थ, बस एक सेकेंड। ये हमने अर्थ बनाई, ये इसका सेंटर है। तो देखो सबसे पहले हमारी क्षोभ मंडल, ठीक है ना। पहली परत हमारे पास है क्या, क्षोभ मंडल, और जो सीमा है ये है एक इसकी सीमा है। एक दूसरी परत है हमारी क्या है, ये है समताप मंडल, और ये तीसरा है मध्यमंडल, और चौथा है हमारा वायुमंडल। मतलब वायुमंडल का मतलब आयन मंडल होता है, और ये है बहिर्मंडल है सबसे बाहर का। तो फिर अब इसका ये है कि जो होता है ना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा कौन सी होगी, क्षोभ सीमा कहते हैं। और मध्यमंडल जो है समताप सीमा, मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा कौन सी होगी, समताप सीमा होगी। और जो है मध्य मीजोस्फीयर होता है, जो मीजोस्फीयर होता है वो किस में होगा, मध्यमंडल, मीजोस्फीयर और ये आयन मंडल इसको भी कहते हैं, आयनोस्फीयर। तो इनके बीच की सीमा क्या होगी, मध्य सीमा होती है, और बहिर्मंडल के बीच ऐसी कोई खास सीमा इसमें बताई नहीं गई है। तो इसके बाद मतलब विरल होने लगता है और बाद में इसको बहिर्मंडल कह देते हैं। तो ये मेनली ये होता है। तो अब इसको देखें तो अब इसको हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। अब वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना देखें तो वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों से बना होता है। ये तो बेसिक सी बात है कि जो है कि वो क्या अलग अलग परतों का बना होता है, जिनका क्या होता है, घनत्व भी अलग होता है और तापमान भी अलग होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। पृथ्वी की सतह के पास क्या होता है, घनत्व अधिक होता है। सतह के पास अधिक घनत्व होता है तो फिर ऊंचाई पे घनत्व कम होगा, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता है। देखो ये लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहीं पे ही। असल में इसमें स्वैप ज़्यादा कर सकता है ना, यहाँ पे जैसे जबकि लिख दिया है तो यहाँ पे क्या कर देगा कि पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तो ये बात होती है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जिसमें से क्या है, एक क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल क्या है, एक सबसे निचला स्तर है, सबसे पहली परत होती है। सबसे पहली परत हो गई है, ये है क्षोभ मंडल, सबसे पहली परत है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। और ये कहीं कहीं पर तो 8 किलोमीटर से, मतलब नॉर्मली ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच होती है। अब क्योंकि इसकी जो है ना विषुवत रेखा के पास ये बहुत ऊंचाई तक होती है, विषुवत रेखा पे ऊंचाई तक होती है, और मतलब हाँ ठीक है ना, ये तो विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक, मतलब ज़्यादा चौड़ाई तक फैल जाती है, और ध्रुवों पे सक्रिय होती है जो कि 8 किलोमीटर के आसपास। विषुवत वृत्त पे सबसे अधिक, क्योंकि तेज प्रवाह से वायु के कारण तापमान का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जा सकता है या किया जाता है। तो ये बात है इसकी। और इस संस्तर में धूल कण होते हैं, जलवाष्प मौजूद होता है, मौसम के परिवर्तन इसी संस्तर में होता है। इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर पे
1 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे गिरता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको याद भी रखना है। और जैव प्रक्रिया, ये तो क्लाइमेटोलॉजी तो पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको तो पूरी तरीके से याद रखना है। तो इसमें जैविक प्रक्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? हम क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्या क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर 45 डिग्री सेल्सियस। देखो अब यहाँ, अब ध्रुवों के ऊपर कम टेम्परेचर है अपेक्षा किसके? इक्वेटर पे। तो ये पूछ लिया था एक बार क्वेश्चन कि क्षोभ मंडलीय सीमा में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? तो एक ध्रुवों पे भी था, एक था इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे ज़्यादा होता है कम टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई तक, जैसे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैसे लिखा है 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता जाए। जैसे ऊंचाई बढ़ती है नॉर्मली, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है, नॉर्मल लैप्स रेट वगैरह छोड़ के या दूसरी लेयर्स को छोड़ के। क्षोभ मंडल की बात करें तो यह तापमान स्तर होने के कारण क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा पे क्या होता है? तापमान स्तर। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके ऊपर होता है क्या? समताप मंडल। तो समताप मंडल कहाँ से? 8 से 50 या 18 से 50 के आसपास पाया जाता है समताप मंडल। एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि ओजोन परत इसमें होती है। समताप मंडल में क्या होती है? ओजोन परत होती है। यहाँ पराबैंगनी किरणें अवशोषित की जाती हैं और पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र व हानिकारक तत्वों से क्या होती है? बचाती है। तो अब है इसके मध्यमंडल। तीसरा क्या है? मध्यमंडल। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। एक ये भी चीज़ याद रखने वाली है, मतलब सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, जो कि कितने 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। असल में जहाँ पे ओजोन लेयर होती है वहाँ टेम्परेचर और क्या कम रहता है, सॉरी हर टेम्परेचर कम का मतलब कि ज़्यादा गर्म रहता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत मध्य सीमा मीजोस्फीयर है। मीजोस वही है, मध्य सीमा है, जो आयन मंडल या मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कौन से में? जो आयन मंडल से इसीलिए कहते हैं कि इसमें कौन से कण पाए जाते हैं? विद्युत कण पाए जाते हैं, इसको आयंस कहते हैं, इसीलिए हम इसको आयन मंडल नाम से जाना जाता है। इसको पृथ्वी के द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंगें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो तरंगें इसी संस्तर के आसपास होती हैं, पृथ्वी पर लौटा जाती हैं और यह स्तर जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। और इसमें क्या हो जाती है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि हो जाती है। सबसे ऊपरी संस्तर वायुमंडल ऊपर स्थित होता है, जो बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल के ऊपर जो स्थित होता है कौन सा? बहिर्मंडल होता है, जो सबसे ऊंचा संस्तर है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी अभी उपलब्ध है और संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल ही हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाता है। यदि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित सभी करते हैं। और जो भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तरों का ही है अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व। अब ये तत्व पढ़ने हमें नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे ताप, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, घर्षण, अब मतलब बर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसको हम अगले 9, 10, 11, 12 चैप्टर में खत्म कर देंगे और ये हो जाएगी क्या पूरी मतलब क्लाइमेटोलॉजी खत्म। तो एक बार हम इसका क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। एक वो करते हैं, माइंड मैप बनाते हैं, इसका माइंड मैप बनाते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो है वायुमंडल जो गैसेस हैं वो 99% जो होती हैं वो क्या होती हैं? 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक ही पाई जाती हैं। 32 किलोमीटर की कहाँ पे ऊंचाई तक पाई जाती हैं ये। और ये क्या होती हैं? रंगीन, गंधहीन और ये सब रंगहीन, गंधहीन होती हैं और ये हवा की तरह महसूस होती हैं। और वायुमंडल के संगठन में हमने पढ़ा जो गैस होती है जलवाष्प धूल कणों से बना होता है। तो जो होती हैं, जो क्या होती है? ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाई जाती है और 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या मिलती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, हमें जलवाष्प मिलती है। फिर हमने क्या पढ़ा? गैस के बारे में।
तो हमने गैसेस के बारे में पढ़ा, तो गैसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को आने देता है, बट जो होता है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसको वो बाहर नहीं जाने देता है और यह इससे पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। और आजकल इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा है और इसकी मात्रा बढ़ रही है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलाने से। और गैस हैं तो क्या सामान्यतः क्या है, स्थिर हैं। अदर गैसेस हैं स्थिर टाइप की। तो ये चल रहा है उसमें। और ओजोन परत भी हमने पढ़ी थोड़ी कि ओजोन परत क्या है, एक 10 से 50 मीटर की मतलब सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर, 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर जो पाई जाती है, जो कि किसमें समताप मंडल में होती है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। हमने ये पढ़ा। हमने फिर क्या जलवाष्प भी देखा। जलवाष्प को क्या देखा हमने कि ऊंचाई के साथ इसकी मात्रा क्या होती है, परिवर्तित होती है। ये गर्म और उष्ण और शीतो मतलब जो गर्म होता है या तथा जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय हवा का आयतन का 4% होता है और ये रेगिस्तानों में और जगह 1% से भी कम, जैसे रेगिस्तान और पोलर्स में रीजन में। और ये सब हो गया इसका जलवाष्प का। और जलवाष्प पे क्या है, कंबल की तरह कार्य करता है। फिर हमने धूलकणों के बारे में भी देखा। जो धूलकण होते हैं जो प्रायः सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, उपोष्ण और शीतोष्ण रीजन में। उपोष्ण और शीतोष्ण रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और विषुवत वृत्त पे और वहाँ पे कम पाए जाते हैं। लेकिन मतलब ये क्यों वह यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं कि संवहनीय जो पवनें होती हैं इनको ये उड़ाकर वहाँ तक ले जाती हैं। और ये जो होते हैं धूल के कण वो किसकी तरह काम करते हैं, आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिससे क्या संघनन होता है, वर्षण होता है, मतलब बादलों का निर्माण होता है। फिर हमने वायुमंडल की संरचना देखी जो कि कितने टाइप की होती है, 5 परतों में होती है, जिसमें क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। तो जो क्षोभ मंडल हमने पढ़ा वो कितना होता है, सबसे निचली परत है जो 8 से 18 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ये क्षोभ मंडल की मोटाई कहाँ पे, विषुवत वृत्त के आसपास सबसे ज़्यादा है। और ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जैविक क्रियाएं बायोलॉजिकल इसी में होती हैं और इसी में बादल वगैरह बनते हैं, इसी में वर्षण होता है। और विषुवत वृत्त पे जो क्षोभ मंडल की सीमा में जो हवा का तापमान होता है कितना होता है, -80 डिग्री के आसपास। और ध्रुवों के ऊपर कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। तो ओजोन परत वगैरह समताप मंडल में है तो उसमें वो हानिकारक उससे बचाती है पराबैंगनी किरणों से। मध्य मंडल जो है हमारा, तो उसमें इसमें क्या होता है कि मध्य मंडल में इसमें मध्य मंडल इसकी ऊंचाई तापमान में कमी आने लगती है। वही 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच कर क्या -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान गिर जाता है। और बस इसके अलावा आयनोस्फीयर थोड़ा और इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में मतलब आयंस वगैरह होते हैं, रेडियो तरंगे यहीं से वापस लौट के आती हैं। तो बस इतनी चीज़ें इसके बारे में हैं। इस हिसाब से ये चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। तो अब करेंगे हम अगला चैप्टर कल, अगला मतलब नेक्स्ट क्लास में करते हैं।